ऐतिहासिक लेख मुगलकालीन कला एवं स्थापत्य राजेश कुमार रॉय मुगलकाल कला एवं स्थापत्य विकास के लिए विख्यात रहा है। मुगलकाल में भवन निर्माण, चित्रकारी, नृत्य, संगीत एवं अन्य विविध कलाओं का भी विकास हुआ। शाही संरक्षण, सामंती प्रश्रय तथा मुगलकालीन आर्थिक समृद्धि ने विभिन्न कलाओं के विकास को प्रभावित किया। इस समय हिंदू, मुस्लिम एवं ईरानी कला शैलियों के प्रभाव से मुगल शैली का विकास हुआ। चित्रकला, भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वो एक उन्नतिशील एवं शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुई। इस काल में नए दृश्यों एवं विषयों पर चित्र बनाए गए तथा नए रंगों एवं आकारों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। मुगलों ने चित्रकला की ऐसी जीवंत परंपरा की नींव डाली जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जीवित रही। हालांकि मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी, लेकिन मुगल चित्रकला का विकास हुमायूं के समय में आरंभ हुआ। जब हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर ईरान में निवास कर रहा था, उसी समय ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद की सेवाएं प्राप्त हुईं। हुमायूं इन दोनों कुशल चित्रकारों को अपने साथ भारत लाया। इन परिस्थितियों में मुगल चित्रकला पर ईरानी प्रभाव का होना स्वाभाविक था। मुगल चित्रकला के आरंभिक काल से ही ईरानियों के विषय और विधि का प्रभाव तो पड़ा ही, इसके अलावा चित्रण में भी ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से था। फूल, पौधे और पशु पक्षी, वेशभूषा आदि सभी पर ईरानी प्रभाव था। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने नया रूप धारण किया, उस पर भारतीय प्रभाव की झलक मिलती है। चूंकि अकबर ने भारत में समन्वित संस्कृति के विकास की नीति अपनाई, उदार धार्मिक नीति, राजपूतों से मित्रता तथा विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों के भौगोलिक प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं एक दूसरे के संपर्क में आई। विशेषकर राजपूत चित्रकला ने मुगल शैली को प्रभावित किया। इनकी प्रमुख विशेषताओं तथा गोल ब्रश का प्रयोग, गहरे नीले और गहरे लाल रंग का अधिक प्रयोग आदि का समावेश मुगल चित्रों में देखा जा सकता है। इसके अलावा लोगों के चेहरे, रंगरूप, वेशभूषा, फूल, पौधे, पशु पक्षी इत्यादि अब भारतीय है, न कि ईरानी। राजपूत शैली का इतना अधिक प्रभाव अकबर द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय चित्रकारों को नियुक्त करने के कारण हुआ। अक्टूबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में दसवंत एवं बसावन का नाम उल्लेखनीय है। इसी समय पुर्तगालियों के माध्यम से यूरोपीय चित्रकला का कुछ नमूना अकबर के दरबार में पहुंचा, जिससे मुगल शैली पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी पड़ा। मुगल चित्रकारों ने व्यक्ति विशेष के चित्र बनाए तथा अग्रसंक्षेपण की विशेषता यूरोपीय चित्रकला से ग्रहण की। इस प्रकार अकबर के काल में मुगल चित्रकला में विभिन्न शैलियों का मिश्रण हुआ तथा एक नई और अधिक उन्नत शैली का विकास हुआ। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने उत्कर्ष पर पहुंची। वो चित्रकला का अनोखा पारखी था। एक ही चित्र में विभिन्न कलाकारों के कामों को वो स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। जहांगीर के समय का सबसे बड़ा विख्यात चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के समय में शिकार, युद्ध एवं रण दरबारों दृश्यों के अतिरिक्त मनुष्य एवं पशुओं के भी चित्र बनाए गए। जहांगीर के बाद चित्रकला में गिरावट आ गई। इसका मुख्य कारण शाहजहां की स्थापत्य कला में अधिक रुचि एवं औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता थी। फलतः मुगल दरबार के चित्रकार विभिन्न राजघरानों के दरबार में चले गए। इस प्रकार शाही मुगल चित्रकला के स्थान पर अब क्षेत्रीय चित्रकला का विकास होने लगा। राजस्थान और पंजाब की पहाड़ियों में कला की विशिष्ट शैलियों का उदय हुआ। राजस्थानी शैली जैन एवं मुगल कला का सम्मिश्रण थी। इन दो शैलियों में धार्मिक विषयों के अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्यों एवं विभिन्न रंगों पर आधारित चित्र बनाए गए। संगीत कला, मुगल काल में संगीत का विकास मुगल बादशाहों, अन्य राजाओं और सामंतों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने से हुआ। बाबर और हुमायूं दोनों ही संगीत प्रिय थे। हुमायूं ने मांडू से बच्चा नामक संगीतज्ञ को बुलाकर अपने दरबार में रखा। अकबर के समय में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। उसके दरबार में ख्याति प्राप्त अनेक हिंदू, मुस्लिम संगीतज्ञ थे। इन सभी संगीतज्ञों में तानसेन अग्रणी थे। तानसेन ने अनेक नए रागों का प्रचलन आरंभ किया। अकबर के समय के अन्य प्रमुख संगीतकारों में अब्दुल रहीम खान खाना का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अकबर के समय में मालवा संगीत का एक विख्यात केंद्र था। वहां के शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती नृत्य संगीत में निपुण थे। जहांगीर के समय में ख्याल और शाहजहां के समय में ध्रुपद गायन विख्यात हुए। शाहजहां के समय का विख्यात गायक जगन्नाथ था। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी वाद्य संगीत पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकी। वो स्वयं अच्छी वीणा बजाता था। हरम की रानियों एवं सरदारों ने संगीत को बनाए रखा। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के समय में ही लिखी गईं। उत्तर मुगलकालीन बादशाहों में संगीत का सबसे अधिक प्रश्रय मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया। राजदरबारों के अतिरिक्त भक्त, संतों एवं कवियों ने भी संगीत के विकास में योगदान दिया।
अन्य विविध कलाएं। चित्रकला एवं संगीत कला के अतिरिक्त मुगल कला में अन्य विविध कलाओं का भी विकास हुआ। संगीत की सहायक कला के रूप में नृत्य कला का विकास हुआ। औरंगजेब के पश्चात मुगल राज दरबार नृत्य संगीत का केंद्र बन गया। मुगल काल में सुलेख की कला भी विकसित हुई। पुस्तकों की जिल्दों एवं पन्नों को सुंदर अक्षरों से लिखकर तथा चित्रित कर उन्हें सजाया जाता था। इस समय काशीदाकारी, हाथीदांत एवं लकड़ी पर नक्काशी का काम, कांच एवं चीनी मिट्टी से उपयोगी और सजावट के सामान बनाने की कला, आभूषण, कालीन एवं गलीचे बनाने की कला भी विकसित हुई। स्थापत्य कला। ललित कलाओं के विकास की ओर मुगल बादशाहों ने पूर्ण ध्यान दिया। उनमें श्रेष्ठ स्थान स्थापत्य कला का है। मुगल कला मध्य एशिया की इस्लामी कला और भारतीय हिंदू कला का मिश्रित रूप है। अकबर ने इस कला के निर्माण में सहयोग दिया। जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में अकबर का दृष्टिकोण राष्ट्रीय था, उसी प्रकार ललित कलाओं के क्षेत्र में भी उसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही रहा और उसने इच्छा और सुविधा के अनुसार हिंदू कला और कलाकारों का उपयोग अपनी इमारतें बनवाने के लिए किया। इस प्रकार अकबर के समय से इस्लामी और हिंदू कला के मिश्रण से जिस स्थापत्य कला का विकास हुआ, उसे राष्ट्रीय स्थापत्य कला स्वीकार किया जा सकता है। इस कला में इस्लामी कला से गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें और मेहराबों तथा हिंदू कला से चौरस छतें, खंबे, नुकीली मेहराबें ली गईं। आरंभ में इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया तथा इमारतों को विशाल एवं दृढ़ बनाने पर बल दिया गया, लेकिन बाद में इमारतों में सफेद संगमरमर के प्रयोग को सम्मिलित किया गया तथा उन्हें नक्काशी, सोने चांदी के पानी के प्रयोग और रंगीन बेल बूटों आदि के द्वारा अत्यधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया। इन सभी को मिलाकर मुगल स्थापत्य कला श्रेष्ठ बनी और उस समय में भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। पृष्ठ 83। प्रथम मुगल बादशाह बाबर इमारतें बनवाने के शौकीन था। बाबर ने आगरा एवं लाहौर में अनेक बाग लगवाए। उसने पानीपत की बकाबुली मस्जिद एवं संभल की जामा मस्जिद बनवाई। 1528 ईस्वी में बाबर के नाम पर उसके सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हुमायूं ईरान से अपने साथ कुछ कारीगरों को भी भारत लाया, जिन्होंने स्थापत्य कला के विकास में योगदान दिया। हुमायूं ने दिल्ली में दीने पनाह महल और आगरा तथा फतेहाबाद में कुछ मस्जिदें बनवाई। शेरशाह द्वारा बनवाया गया सहस्राम बिहार का अपना स्वयं का मकबरा मुगल इमारतों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, परंतु वो उस युग की कला का श्रेष्ठतम नमूना है। हिंदू और इस्लामी कलाओं का प्रभाव इसमें स्पष्ट है। दिल्ली में पुराना किला और उसमें बनी हुई मस्जिद भी शेरशाह ने बनवाई थी, परंतु पुराना किला के अब अवशेष ही रह गए। अकबर के समय में स्थापत्य कला का तेजी से विकास हुआ। अकबर ने अपने भवनों में लाल पत्थर का प्रयोग बड़े पैमाने पर आरंभ किया। उसने अनेक दुर्गों, बुर्जियों, महलों, मस्जिदों, मकबरों एवं सरायों का निर्माण किया। आगरा का किला अकबर के समय में बना। इसमें अनेक द्वार एवं कक्ष थे। उसने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में किलानुमा दुर्ग का निर्माण कर इसे सुंदर भवनों से सजा दिया। इस किले के अंदर मुस्लिम, गुजराती, बंगाली और राजपूत शैलियों के अनेक महल बनवाए गए। यहाँ के भवनों में प्रमुख हैं बीरबल का महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल, इबादत खाना इत्यादि। यहाँ के भवनों को सुंदर नक्काशीदार स्तंभों, झरोखों एवं छतरियों से सजाया गया। किले के अंदर एक कृत्रिम झील बनाई गई। संगमरमर की सहायता से यहां शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया गया। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने एक भव्य मस्जिद एवं बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ये दरवाजा विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। इनके अतिरिक्त अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाना आरंभ किया, जो पूरा नहीं हो सका, तथा आगरा, लाहौर, इलाहाबाद में, अजमेर में दुर्ग बनवाए। फतेहपुर सीकरी के भवनों में ईरानी स्थापत्य कला का प्रभाव भी दिखाई देता है। जहांगीर को स्थापत्य कला के स्थान पर चित्रकला और बगीचे लगाने का शौक था। तब भी उसके समय में कुछ इमारतों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त स्थापत्य कला ने उसके समय में एक नवीन मोड़ लिया। सफेद संगमरमर का प्रयोग और उस पर अधिकतम पच्चीकारी, जो शाहजहां के समय में श्रेष्ठता की स्थिति में पहुंच गई, जहांगीर के समय से आरंभ होती है। जहांगीर के समय में बनी हुई सबसे पहली इमारत आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। इसकी योजना अकबर ने बनाई थी, परंतु जहांगीर ने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया और उसे पूर्ण किया। अकबर के मकबरे की योजना सरल और सादा होते हुए भी बहुत प्रभावशाली है। हावेल ने लिखा है, अकबर का मकबरा भारत के महान शासकों में से एक महान शासक के लिए उपयुक्त मकबरा है। इसे इस्लामी, हिंदू, ईसाई और
इनमें भी बौद्ध कला का एक मिश्रित स्वरूप माना जा सकता है। जहांगीर के समय की दूसरी इमारत लाहौर में बना अपना स्वयं का मकबरा है। जहांगीर के समय में बनी हुई एक महत्वपूर्ण इमारत आगरा का इत्माद-दौला का मकबरा है। इसे नूरजहां ने अपने पिता इत्माद-दौला की कब्र पर बनवाया था। मकबरे का मुख्य भाग पूर्णतया सफेद संगमरमर का बना हुआ है और इस ढंग से बनी हुई ये पहली मुगल इमारत है। अधिकतम पच्चीकारी की गई है और संगमरमर के अतिरिक्त अन्य कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये मकबरा अकबर और शाहजहां के समय के मध्य की कड़ी है। ये इतना सुंदर है कि अनेक व्यक्ति इसे मुगल इमारतों में ताजमहल के बाद दूसरा स्थान प्रदान करते हैं। पर्सी ब्राउन ने इसे अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण माना है। शाहजहां के समय में मुगल स्थापत्य कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंच गई। सफेद संगमरमर और अन्य कीमती पत्थरों का प्रयोग, अधिकतम पच्चीकारी, कीमती रंगों का प्रयोग आदि इस समय की कला की विशेषता बन गए। उसकी इमारतों से ऐसा अनुभव होता है जैसे जौहरी और चित्रकार के कार्यों को पत्थरों से जड़ दिया गया है। शाहजहां को स्थापत्य कला का शौक था। उसने न केवल नवीन इमारतों का निर्माण कराया बल्कि आगरा और लाहौर के किले में उसने अकबर द्वारा बनवाई गई कई इमारतों को तुड़वाकर नवीन इमारतें बनवाई। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग, झरोखा दर्शन का स्थान, शाही बुर्ज, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि, आगरा में ही जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद तथा लाल किला और उसमें बनी हुई इमारतें जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, नहरे बहिश्त आदि और लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाबगाह आदि शाहजहां के समय की मुख्य इमारतें हैं। इनके अतिरिक्त काबुल, कश्मीर, अजमेर, कंधार, अहमदाबाद आदि स्थानों में भी शाहजहां ने अनेक मस्जिद, मकबरे आदि बनवाए थे। परंतु शाहजहां की श्रेष्ठतम इमारत आगरा में अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया गया संसार प्रसिद्ध ताजमहल है, जिसे 22 वर्षों में लगभग 9 करोड़ की लागत से बनवाया गया था। ये विश्व की आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक मानी जाती है। इसकी मुख्य विशेषता इसका विशाल संगमरमर का गुंबद तथा मुख्य भवन के चबूतरे के किनारों पर खड़ी 4 मीनारें हैं। ताजमहल के अंदर दीवारों को सुंदर पच्चीकारी एवं बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया। ताजमहल के निकट एक भव्य बाग भी लगवाया गया जिसमें फव्वारे बने हुए थे। सुंदर पच्चीकारी से अलंकृत जालियां, बेलबूटों से सजी हुई दीवारें तथा लंबी चौड़ाई और ऊंचाई की दृष्टि से इमारत को एक इकाई के रूप में प्रदान करने वाली कला ने न केवल ताजमहल के सौंदर्य को बढ़ाने वाली है, अपितु ताजमहल एक संपूर्ण इकाई के रूप में संगमरमर में ढाला गया एक स्वप्न है जो एक महान सौंदर्य का प्रतीक माना जा सकता है। ताजमहल के निर्माण की योजना के बारे में यह धारणा गलत सिद्ध कर दी गई है कि इसके नक्शे को बनाने में किसी यूरोपियन कलाकार ने सहयोग दिया था। ये प्रमाणित किया जा चुका है कि इसका मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब के समय में शाही स्थापत्य कला की प्रगति धीमी पड़ गई। औरंगजेब के समय में दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद एवं लाहौर में एक मस्जिद का निर्माण हुआ। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय दुर्बल राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति ने स्थापत्य कला के विकास को अवरुद्ध कर दिया। शाही कला का स्थान अब प्रांतीय कला ने ले लिया। विभिन्न प्रांतों और बाद में स्वतंत्र हुए राज्यों ने अनेक इमारतें बनी, परंतु उनमें अधिकांश नष्ट हो गई। उनमें से बची इमारतों में श्रेष्ठ स्थान ग्वालियर का मान मंदिर, वृंदावन का गोविंद देव का मंदिर, जयपुर में हवा महल, बीजापुर के गोल गुंबद और अमृतसर के स्वर्ग मंदिर का है। मुगल स्थापत्य कला अपने में श्रेष्ठतम रही है और उसने विभिन्न प्रांतीय स्थापत्य कलाओं को प्रभावित किया। मुगल स्थापत्य कला की अपनी पृथक विशेषता थी और विदेशी प्रभावों को अपने में सम्मिलित करते हुए भी उसका स्वरूप भारतीय था। मुगलों की बनवाई हुई इमारतें तुर्की, फारस और मध्य एशिया की इमारतों से भिन्न हैं। ताजमहल भारतीय मुगल स्थापत्य कला का नमूना है और इस कारण उसकी अपनी एक पृथक विशेषता है और इसी कारण वो संसार में प्रसिद्ध है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने मूर्तिकला को भी सहायता दी। यद्यपि इस क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं हुई। मूर्तियों में मुख्यतया हाथी दांत की बनी हुई छोटी छोटी मूर्तियां ही इस कला में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकीं। मिट्टी और अन्य विभिन्न धातुओं द्वारा बनाए जाने वाले बर्तनों की कला में भी मुगल कला काल में प्रगति हुई। बाग लगाने का शौक सभी मुगल बादशाहों को था। उनकी सभी इमारतें और मकबरे बगीचों में ही बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न स्थानों पर भी बाग लगाए गए थे। बाबर ने आगरे में नूरे अफगान नामक बाग लगवाया, जिसे अब रामबाग कहा जाता है। अकबर और जहांगीर ने अपने मकबरों को सुंदर बागों में बनवाया। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा लगवाया गया हुआ है। शाहजहां ने विभिन्न इमारतों और ताजमहल के अतिरिक्त लाहौर में शालीमार बाग को बनवाया।
इस प्रकार मुगल बादशाहों के समय तक जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति होती रही। जब तक मुगल बादशाह शक्तिशाली और समृद्धिशाली रहे, विभिन्न कलाओं की प्रगति की दृष्टि से भारतीय इतिहास में मुगल काल का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मुगल बादशाहों का राजनीतिक इतिहास गौरवपूर्ण है, उसी प्रकार सांस्कृतिक दृष्टि से भी इनका इतिहास आकर्षक और गौरवपूर्ण है। पृष्ठ 84।